जब हम जामिया देखते हैं, अलीगढ़ जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि किस तरीके से, किस ब्रूटलिटी के साथ स्टूडेंट को मारपीट की जा रही है। और ये सब मंजर जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि इन भाइयों के साथ, इन स्टूडेंट के साथ हमने खड़ा रहना चाहिए। और उसी वजह से आज सब बम्बई के जो लोग हैं, मतलब जैसे संवाददाता ने हमें बताया कि आपका दुख दर्द समझने वाले लोग यहाँ आए हैं। बाकी जनता आज संडे मना रही है, दुख दर्द समझने वाले लोग यहाँ हैं। इसके बाद मैं विनती करूँगा, हमारे प्रदीप नरवाल जी यहाँ आए हैं। प्रदीप नरवाल जी JNU के एक स्टूडेंट रहे हैं। प्रदीप की एक पहचान करा दूँ। प्रदीप जब JNU की कॉन्स्पिरेसी हुई थी, JNU रोज का जब पूरा इंसिडेंट चल रहा था, तब JNU में प्रदीप जी ABVP का काम कर रहे थे। और जब उनको ये पता चला कि ये जो लोग हैं, जैसे भाई अभी बता रहे थे कि ये गेरुआ कपड़े में, भगवे कपड़े में बैठने वाले जो लोग हैं, उनका जब पता चला कि ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, उन्होंने ABVP छोड़ी और अपने साथ है। और तब से लेकर आज तक इनकलाब का नारा देने वाले प्रदीप जी अपने साथ में है और पूरे आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। जोरों से तालियां बजनी चाहिए प्रदीप भाई को। साथी प्रदीप को जिंदाबाद, साथी प्रदीप को इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, साथी प्रदीप को इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तमाम मौजूदा साथियों को जय भीम, आप सबका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं इस मंच से। शंभा जी और मैं एक साथ रहे हैं भीम आर्मी डिफेंस कमेटी में, जब चंद्रशेखर जेल में था, आपको याद होगा, हम प्रेस क्लब में मिले थे। सबसे पहले मैं बता दूं, ये इवेंट आज से 2 साल पहले होना था। 2 साल पहले उमर आए थे, मैं आया था, रिचा थी, जिग्नेश मेवानी थे, और हम सब लोगों को जेल में जाना पड़ा, सांता क्रूज थाने में जाना पड़ा था। तो शुक्र है आज सरकार बदली, कम से कम इस मंच तक आज हम पहुंच पाए। आज फिर से वही सरकार होती, हम सांता क्रूज थाने में बैठे होते, विधायक कपिल पाटिल जी में छुड़वाने के लिए गए होते और कह रहे छोड़ो यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते हैं आज इससे। देखिए, आज जब मेरा सागर ने इंट्रोडक्शन दिया, खैर ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं, 3 साल पुरानी बातें हैं, वो वक्त मैं खुद ही भूल चुका हूं। क्योंकि वो वक्त मैं खुद इसलिए भूलना चाहता हूं कि लोग इतना गिर गए हैं कि इनके साथ एसोसिएट होना पसंद नहीं करता। आप देखिए, पिछले 4 साल में जब ये सब हुआ था, तब उमर उस तरफ खड़े थे, मैं उस तरफ खड़ा, तब ये बात शुरू हो गई, तो इस बात में पहले चलते हैं। जब ये सब पूरा वाकया शुरू हुआ था तो उमर उस तरफ खड़ा था, मैं इस तरफ खड़ा था। हम दोनों के वाद विवाद थे, उसकी लाइन अलग थी, मेरी लाइन अलग थी। लेकिन आज उमर से मैं सुबह उठ के मजाक कर रहा था कि उमर तुम एक एक्सट्रीम लेफ्ट थे, मैं एक्सट्रीम राइट था, और दोनों देश को बचाने के लिए बीच में आकर खड़े हो गए। तो जब मेरी जिंदगी में शुरू हुआ था 17 फरवरी 2016 को, लगभग 3.5-4 साल हो चुके हैं, तब हमने एक मजबूरी में लड़ाई शुरू की थी। सरकार ने बहुत सारे झूठ बोल दिए थे, छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा था। वो विश्वविद्यालय JNU जिसने मुझ जैसे दलित के बेटे को 5 रुपए में चाय पे राजनीति करना सिखाया, जिसने मुझे सस्ती शिक्षा सिखाई, जिसने मुझे 180 रुपए की फीस से पढ़ना सिखाया, उसको बर्बाद किया जा रहा था। तो हमने सोचा चलो हम भी इनकलाब करते हैं, हम भी लड़ाई लड़ते हैं, पहले अपने संगठन से, उसके बाद देश के संविधान के लिए। और वो लड़ाई कहते एक समय 4 साल पहले हो सकता मजबूरी में स्टार्ट की हो, लेकिन आज मोदी जी ने इतना दबा दिया, इतना दबा दिया, इस लड़ाई में लड़ते लड़ते मजा आने लगा। साथियों, आज ये कोई, अगर ABVP की बात भी करें, जब हम ABVP में भी थे तो उमर में बता देंगे बात जो आपने पूछा था हमसे सवाल एक बार GPM में। खैर उस पर डिस्कशन नहीं जाते और इस बात को यही वाइंड अप नहीं करते। जो पूरा स्ट्रक्चर जो संघ का काम करता है, वो आप देखिए अखलाक से लेके, क्योंकि अखलाक की बात जब हुई थी, मैं खुद जानता हूं वाकई क्या थे। अखलाक से लेके पहलू तक, जुनैद तक, जितनी भी हत्याएं हुई पिछले 4 साल में, लोग उन हत्याओं को लेकर सड़कों पे आए। किसी भी सरकार में, आज मैं खुद कांग्रेस पार्टी में हूं, पिछले 2 सालों से यूपी में काम कर रहा हूं, हरियाणा में काम कर रहा हूं। किसी भी सरकार में, मैंने कहा था हर सरकार, किसी भी सरकार में कहीं एट्रोसिटी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। सरकार में एट्रोसिटी होती है, क्योंकि एट्रोसिटी समाज की आईना है। समाज पितृसत्तक है, जातिवादी है, सरकार समाज के ऊपर वैसे फंक्शन करता है।
लेकिन सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है इंसाफ देना। लेकिन पिछले 4 साल में सरकार ने क्या किया? जिस समय कलाक को मारा गया, जिन लोगों ने कलाक को मारा, जब उनको जेल से छोड़ा तो वहां के लोकल विधायक की रिकमेंडेशन पे उन लोगों को नौकरियां मिली जिन लोगों ने कलाक को मारा था। जुनैद को खुली ट्रेनें मार दिया गया और उसके मारने के बाद जिन लोगों ने मारा उनको जेल से छोड़ दिया गया। आप इस पूरी क्रोनोलॉजी आप अमित शाह जी समझाते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए। इस देश की क्रोनोलॉजी ये कहती है कि जब अमेरिका में पूरा एक आंदोलन चल रहा था, ऐशवेत का पूरा आंदोलन चला था, उस समय एक सिविल वॉर भी हुआ था। अधिकारियों की लड़ाई को लड़ते एक सिविल वॉर तक बातें पहुंच चुकी थी। पर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। हिंदुस्तान में 1947 में जब आजादी मिली उसके बाद एक संविधान अडॉप्ट किया जाता है और मैं मानता हूं जब संविधान अडॉप्ट किया गया देश की सबसे बड़ी क्रांति थी क्योंकि संविधान ने देश में एक सिविल वॉर को होने से बचाया। लेकिन आज सरकार फिर से इस देश में सिविल वॉर कराना चाहती है। सरकार उस संविधान की हत्या करना चाहती है। आप देखिए कि पूरा जो सवाल है, ये पूरा सवाल सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। ये सीए का सवाल है, एनआरसी का सवाल है, बल्कि इससे ब्रॉडर सवाल है। सवाल ये है, सरकार कहती है, आज मैं 2 दिन पहले अमित शाह जी को सुन रहा था, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इससे जो हिंदू, पाकिस्तान से जो हिंदू आए हैं उनको हम आने के लिए वो देंगे, नागरिकता देंगे। वो प्रताड़ित है पाकिस्तान में और उन हिंदुओं में अधिकतर लोग दलित हैं। उन्होंने बात की। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, इस देश में रोहित हमलों से लेके 2 रोज देश में दलितों के घर जलाए जाते हैं, तब आप कुछ नहीं बोलते हैं और पाकिस्तान में दलितों का आपको आवाज सुनाई देती है। आज अगर आप कहेंगे हिंदू ही वहां से आए, वो ठीक है, उसको मैं मना नहीं करता, उसमें दलित पॉपुलेशन को मैं मना नहीं करता। आज राजस्थान के अंदर भट्टाराम यहाँ बैठे हैं, साउथ राजस्थान से आते हैं जहां दलित सबसे ज्यादा गरीबी में है देश में। साउथ राजस्थान में एक कम्युनिटी है जिसका नाम मांगेरिया, जो मुस्लिम कन्वर्ट है पर है दलित। अब मोदी से पूछना चाहता हूं, आप उनको नागरिकता देंगे या नहीं देंगे? इस बात पर स्टैंड साफ करिए। उसके बाद में आज जितनी भी बातें सामने आई, जब झारखंड चुनाव था तो अमित शाह जी गए, मोदी जी गए, एनआरसी सीए पर नाम का चुनाव लड़ा। लेकिन जब उसका पॉलिटिकल रिजल्ट आया तो क्या आया? झारखंड की जनता ने इनके सीए को भी नकारा, एनआरसी को भी नकारा, इनकी राजनीति को भी नकारा। देखिए, मैं खुद दलित परिवार से आता हूं और इस देश में दस्तावेजों की बड़ी कमी है। आज एनआरसी के डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि 1971 से पहले जिन लोगों ने किसी को भी प्रॉपर्टी अपने किराए पे दी है तो उनको हम नागरिकता देने से दस्तावेज दिखाइए। मैं कहता हूं साहब, जो लोग सालों से खुद झुग्गियों में रह रहे हैं वो दूसरों को क्या प्रॉपर्टी किराए पे देंगे? उसमें दूसरा क्लोज आया और बहुत सारे 11-12 पॉइंट मोटे मोटे आपको बता रहा हूं। उसमें दूसरी बात आई कि जितने भी दलित या जो नागरिक हैं 1971 से पहले जो पासपोर्ट है जिनके पास या जो डॉक्यूमेंट है या जमीन का डॉक्यूमेंट है, आज देश में भूमि उन लोग कहां से डॉक्यूमेंट लाएंगे? आप 1971 छोड़िए। मेरा गांव हरियाणा में सोनीपत में कथुरा गांव है। मेरे गांव में दलित समाज के लोगों के पास आज भी राशन कार्ड नहीं है जिसके ऊपर राशन मिलता है। मोदी जी, और वह बात बड़ी सच है कि आप देश के राजा हो, आप एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री बनवाओ, पोस्ट डॉक्टरल डिग्री बनवाओ, लेकिन देश के करीब लोग आज भी अपने जो मूलभूत जो डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा पाए। आप तो कुछ ही बनवा सकते हैं, आप तो पीएचडी भी कर सकते हैं कल को, क्या आप ऑक्सफोर्ड से उठा के ले आए, क्या बोल सकते हैं। और जहां तक बात इस आंदोलन की, देखिए जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो आजादी के आंदोलन में एक बात 1921 बड़ा महत्वपूर्ण है, 1921 में महिलाओं का एक आंदोलन में एसोसिएशन बड़ा था। 1931 में महिलाएं आगे आने लग गई, तो अंग्रेजों को लग गया था कि मैं लड़ाई हार चुकी, महिलाएं इस आंदोलन में आगे आ चुकी हैं। और आज फिर से मोदी जी लड़ाई हार चुके हैं। पता क्यों? इस सादिया जैसी बहनें इस आंदोलन को लीड कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में मैंने सुना योगी जी को, योगी जी बोले कि घर में घुस के बदला लेंगे, लोगों को मारेंगे। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में 18 मौतें हो चुकी हैं।
इसमें जो मीडिया रिपोर्ट्स और 23 दिसंबर के मीडिया रिपोर्ट्स में 23 दिसंबर के मीडिया रिपोर्ट्स में 18 मौतें हुई, हजारों लोगों पे एफआईआर लगी, लोगों की प्रॉपर्टियां जलाई गई हैं, और योगी जी ने कहा कि घर में घुस के बदला लेंगे, लोगों को मारेंगे। सवाल यह है कि योगी जी आप किसको मारना चाहते हो? उन लोगों को जिन लोगों ने आपको इस गद्दी तक बिठाया, उन लोगों को जिन लोगों ने आपको राजा बनाया। और जहां तक मरने की बात है, वो कहते हैं मुकद्दर में मरना ही लिखा है, तो लड़ाई लड़के मरेंगे, बिना लड़े मरना भी मुनासिब नहीं, और इस लड़ाई को सबको मिलकर लड़ना होगा। और ये लड़ाई सिर्फ कहते हैं कि लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई समाज के हर तबके की है, किसान की, मजदूर की, दलित की, सबकी है। और छात्र भारती के बारे में छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब सादिया यहाँ बोल रही थी, तो मैं जब भी इस माहौल में यहाँ पे आता हूँ, तो छात्र भारती के प्रोग्राम में आता रहा हूँ, पहले भी आता रहा हूँ, नासिक भी आया था, तो मुझे यहाँ पे जितने भी एक्टिविस्ट हैं उनमें एक मिनिमम एक ईमानदारी दिखती है। संभाजी ने यहाँ पे शुरुआत में गाना गाया, पूरी लड़ाई की बात बताई, इनकी एक्टिंग की बात बताई, तो उसमें ईमानदारी दिखती है, वो बात दिल तक उतरती है। तो आज जब सादिया यहाँ से बोल रही थी, तो कपिल पाटिल जी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इस समाज में सच्चाई या दर्द गया होता है तो जो इंसान इसको महसूस करता है उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और पाटिल जी तभी हम आपको अपना गुरु भी कहते हैं आज के समय, और आपकी इतनी इज्जत भी करते हैं, आपको मानते हैं, क्योंकि आपने हम सबका इतना मार्गदर्शन किया, हमेशा करते रहे हैं, और उसके लिए शुक्रिया भी अदा करते हैं। और अंत में साथियों, बस चंद लाइनों के साथ मैं बात खत्म करूंगा और एक दरख्वास्त के साथ बात कहूंगा कि देखिए, ये जो लड़ाई है आज पूरे देश में, इसे भाषणों तक लड़ाई सीमित नहीं हो सकती। आप जामिया के लोग यहाँ पे आ रखे हैं, एएमयू के हमारे साथी सलमान यहाँ पे बैठे हुए हैं, रामा नागा यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने लड़ाई को लड़ा उस सब लोग मंच पे बैठे हुए हैं। रामा नागा को वहां से, अगर मोदी जी कहते हैं ना क्रोनोलॉजी बताते हैं, मैं आज क्रोनोलॉजी बताता हूँ क्रोनोलॉजी क्या है। ये भट्टाराम बैठा है, ये साउथ राजस्थान के दलित परिवार से आता है, ये टिस में पढ़ता है, टिस का प्रेसिडेंट है। जब मैंने सुना कि टिस का प्रेसिडेंट एक दलित परिवार का लड़का बनो, भी साउथ राजस्थान का, जो कि पिछड़ा इलाका माना जाता है, खैर आज वहां कांग्रेस की सरकार है, वो है अलग पक्ष, जो बड़ा पिछड़ा इलाका माना जाता है। लेकिन भट्टा ने मुझे फोन किया 2 महीने पहले कि भाई साहब टिस के अंदर फीस माफ नहीं हो रही है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा देती थी उस पैसे को देना बंद कर दिया है। तो पूछते मोदी जी, क्या ये भट्टाराम दलित नहीं? आपको वहां के दलित दिखते, ये दलित नहीं दिखता आपको इस देश में? सवाल आता। उसके बाद हमारे साथी बैठे जामिया से, इन छात्रों को इतनी बुरी तरह मारा गया लाठियों से। लोग कहते थे कि जामिया में शायद क्रांति बहुत ही लेट आए, बहुत ही आदमी, जामिया लोग इतने पॉलिटिकल नहीं हो पाते, लेकिन जामिया ने दिखा दिया कि देश में राजनीति कैसे होती है, और राजनीति सड़कों से। सादिया हमारी बहन ने पूरी बात रखी, उम्र है, उम्र तो अपनी बात रखेंगे, और वो तो हर जगह रखते ही देश में, क्योंकि उम्र से मेरा खासा गला अलग ही प्रेम है। हम कहते थे तुम लेफ्ट, हम राइट में, बीच में लड़ेंगे, संविधान को बचाएंगे। तो रामा है साथ में। रामा को आपको पता हो, रामा 2016 में जेएनयू के जनरल सेक्रेटरी थे, 2016 के अंदर। इनकी यूनियन में कन्हैया प्रेसिडेंट थे, हाँ इनकी यूनियन में भाई सेक्रेटरी सर। तो ये वो लोग हैं जो लोग पिछले 4 सालों से सड़कों पे, और मोदी जी वो हैं, योगी जी वो हैं जो सड़कों पे खड़े छात्रों को दिन रात पीट रहे हैं लाठियों। और आज मोदी जी को बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, हम लोगों को पीट पीट के, डरा डरा के, भगा भगा के, लाठियों से पिटवा पिटवा के। लेकिन हम बात कहना चाहते हैं इस मंच से कि हम सब लोगों को भी लड़ने का एक्सपीरियंस हो चुका है, और जितना आप दबाएंगे, जितना आप दबाएंगे, हम उतनी मजबूती से लड़ेंगे। और ये छात्र, ये युवा, ये किसान, ये मजदूर, ये दलित अब डरने वाले नहीं हैं। पिछले 3 साल से हम भी सड़कों पे हैं, डंडे खाए, सब कुछ किया। अब इस लड़ाई को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। अंत में मोदी जी का भी मैं शुक्रिया करता हूँ। पहले क्या होता था कि अम्बेडकर अलग मंच पे जाकर लड़ाई लड़ते थे, मार्क्सिस्ट अलग मंच पे आकर लड़ाई लड़ते थे। वो कहते तुम कम अम्बेडकरवादी, हम ज्यादा अम्बेडकरवादी, कोई कहता तुम ज्यादा मार्क्सवादी, हम कम मार्क्सवादी, कोई कहता किसानों की आइडियोलॉजी हमसे नहीं मिलती, कोई कहता छात्रों की राजनीति हमसे नहीं मिलती। लेकिन आज मोदी जी के दमन ने सब लोगों को एक मंच पे बिठाया, एक जगह पे बिठाया। तो ये हमारे लिए लड़ाई का नया मौका है, और मैं मानता हूँ कि लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं होगी, ये लड़ाई सामाजिक चेंज का,
इस सामाजिक परिवर्तन का एक दायरा सेट करेंगे। साथियों, मैं केवल इतनी बात कहूंगा कि सरकारें बदलती हैं, और किसी को साथी कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार में रहता हूं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। कोई भी सरकार क्रिटिसिज्म के परे नहीं है। यदि कोई भी सरकार क्रिटिसिज्म के परे होगी तो उसमें सुधार कैसे आएगा? आप मानोगे कि नहीं कि हमारी गलती तो सुधरेगी, वो गलती कैसे? तो मोदी जी कर ही रहे हैं, पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। वो आपने कौन सा प्रधानमंत्री देखा देश में जो कि पहले बिल लेके आए, बिल को पास करवाए और फिर अपनी पार्टी से उसके समर्थन में प्रोटेस्ट को करवाए? तो देखा प्रधानमंत्री आप देश में प्रोटेस्ट कर रहा हूं उसके समर्थन में। तो ये एक अजीब अजीब फिनोमिना चल रहे हैं देश में। मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। सलमान भाई बोले योगी जी सस्ते विंड डीजल है, मैं जोन सा भी डीजल है चला दिया। तो जितने भी ताकतें हैं साथियों, इन ताकतों से केवल रिटोरिक में नहीं, मैं इतनी दरख्वास्त करूँ, ताकतों से हम सबको मिलकर लड़ना है। सागर भाई और हमारे सचिन भाव यहाँ हैं, सब तमाम लोग, सब लोग नाम नहीं ले, अमरीन जी यहाँ बैठी हुई हैं, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इतना कहेंगे साथियों कि छात्र भारती हमारे परिवार की तरह हम यहीं जुड़े रहें हमेशा, और मिलकर लड़ेंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। और वो इसलिए लड़ेंगे कि आज से सैकड़ों साल पहले, सैकड़ों तो नहीं कहेंगे, आज से 1927 की बातें हों तो 25 दिसंबर को तो कहते हैं आज से 90 साल पहले, 80 से 90 साल के बीच का समय गया। लोग कहते हैं कि एनआरसी सीए संविधान के खिलाफ कैसे? उसका केवल एक उत्तर है। जब बाबा साहब ने जब संविधान बनाने की बात चली थी तो उससे लगभग 20 साल पहले बाबा साहब ने मनुस्मृति को चलाया था, क्योंकि उसमें जाति आधार को कानून था। यदि आज बाबा साहब होते तो जो कानून बना धर्म के नाम पे, सबसे पहले इसको चलाते, उसको निस्ता नाबूद करते और वो कहते बेनूर को। और वो लाइन थी क्या, इस संघ के विधान को, झूठे संविधान को, इस संघ के विधान को, तुम्हारे झूठे संविधान को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इसी शब्दों के साथ आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, एक नारे के साथ इसको खत्म करेंगे। एनआरसी को रिजेक्ट करो, एनआरसी को रिजेक्ट करो, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, दलित एकता, किसान एकता, छात्र एकता जिंदाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद। मुसलमानों पे हमला नहीं सहेंगे, दलितों पे हमला नहीं सहेंगे, इंकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया साथियों। छात्र भारती की खास बात रही है कि हम लड़ाई पढ़ाई साथ साथ करने वाले सब युवा यहाँ है। प्रदीप ने बड़े अच्छे से बात बताई कि ये क्रोनोलॉजी समझी है, और हमें क्रोनोलॉजी समझाने का काम प्रदीप ने यहाँ किया है। जाते जाते प्रदीप ने कहा कि कल तक हम अलग अलग बिखरे हुए थे, ये लेफ्ट में था, ये राइट में था, बीच में हमें संविधान ने लेके आया है। यहाँ उमर बैठा हुआ है, वो हमें कहते हैं कि हम टुकड़े टुकड़े ज्ञान के लोग हैं। हम बताना चाहते हैं कि भाई साहब, हम टुकड़ों टुकड़ों में बिखरे हुए थे, आज हम एक साथ आए हुए हैं और वो एनआरसी सीएए के खिलाफ आए हुए हैं।